हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कलर्स, रेनबो और स्पेक्ट्रम तक पढ़ा था। आज हम लोग स्पेक्ट्रम के आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्पेक्ट्रम को डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके बारे में सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग ह्यूमन आई पर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम देखते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वेल ऑर्डर्ड एक अरेंजमेंट है ना, लाइट के रेडिएशंस का अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग वेवलेंथ का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में एक अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा था कि ये दो प्रकार का होता था। एक हो जाता था इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फिर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, तब जाकर ह्यूमन आई तक हम लोग पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। इमिशन स्पेक्ट्रम देखिए, कोई सेल्फ इल्यूमिनेटेड मतलब कि खुद से प्रज्वलित होने वाला, जैसे आप लोग बगजुगनीस, है ना, वो हुआ, या फिर आपका ये बल्ब हुआ, है ना, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, अभी तो ये जल रहा है ना। उसके बाद आप सन को ले सकते हैं, कैंडल जलाएं तो कैंडल से जो लाइट निकला, ये क्या है, खुद से प्रज्वलित होने वाली। या फिर आप किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के बाद वो लाइट इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। तो इस प्रकार से खुद से जो भी चीज जलता है, इल्यूमिनेट होता है, प्रकाशमान होता है, उससे जो लाइट निकलता है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं, और प्रिज्म से गुजरने के बाद वो लाइट डिस्पर्स होता है, अर्थात विक्षेपित तो होता है अपने वर्ण में, तो उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। When the radiation from self luminous object disperse from the prism, then the spectrum is called emission स्पेक्ट्रम। जब स्वप्रज्वलित पिंड से
निकलने वाले विकिरण अथवा प्रकाश प्रिज्म से विक्षेपित होते हैं तो उससे प्राप्त वर्णपट इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। There are 3 types of emission spectrum. There are 3 types of emission spectrum. पहला क्या है? तो पहला है आपका कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। और तीसरा जो है वो है बैंड संतत इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, लाइन का मतलब हो गया रेखीय इमिशन स्पेक्ट्रम, और बैंड मतलब कि पट्टिका इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये 3 जो है इमिशन स्पेक्ट्रम के प्रकार है ना। लाइट इमिट करता है, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करता है, लाइट इमिट करता है मतलब कि खुद से वो बाहर की ओर उत्सर्जित करता है ना। उत्सर्जन वर्णपट आप इसको बोल सकते हैं। तो एक संतत उत्सर्जन वर्णपट, रेखीय उत्सर्जन वर्णपट, और आपको पट्टिका उत्सर्जन वर्णपट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस पहला इसका जो टाइप है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम होता है ये गर्म सॉलिड, गर्म लिक्विड या काफी कंप्रेस किया हुआ गर्म गैस जो होता है उससे जो लाइट इमिट करता है उसके कारण कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे सनलाइट से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जो कि इंद्रधनुष है ना। या फिर कैंडल जला दिए, कैंडल जलाने के कारण उससे जो लाइट निकलता है उससे जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा वो होगा कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। बल्ब जो है ना, जो हीट होकर जो बल्ब जलता है, इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है, तप्त प्रज्वलित बल्ब जो होता है ना, उसके कारण उसके लाइट से जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा वो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। इसमें जो है वेवलेंथ लगातार वेरी करता है, लेकिन वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो फाइनाइट होता है ना। वो ऐसा नहीं कि अनंत तक, ऐसा नहीं है ना। एक फाइनाइट रेंज तक उसका वेवलेंथ रेगुलरली वेरी करते जाता है, और उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। संतत उत्सर्जित वर्णपट, है ना। ये क्या है, तो देखिए यहां पे
in that type of spectrum, in that type of spectrum, wavelength are continuously varying up to finite wavelength रेंज। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में जो तरंगदैर्ध्य हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, है ना। और उनका जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो फाइनाइट होता है, ये नहीं कि इनफाइनाइट रेंज तक, है ना। इनका क्या होता है, फाइनाइट होता है। ये देखिए अगर स्पेक्ट्रम को देखते हैं लगातार वैरी करते रहता है। अलग अलग इसको हम लोग एक साथ ही कर देते हैं, है ना। ये जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्राप्त होगा ये लगातार देखिए इसमें वैरी कर रहा है, अलग अलग कलर का, है ना, लेकिन लिमिटेड है। यही 5 कलर में वैरी कर रहा है तो इसका रेंज क्या है, फिक्स्ड है। यही 5 कलर के जो वेवलेंथ इसमें यूज होगा उसी को ये रिपीट कर रहा है बारी बारी से। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये स्पेक्ट्रम में जो है वेवलेंथ लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। लाल के बगल में पीला, पीला के बगल में ब्लू, ब्लू के बगल में ग्रीन, ग्रीन के बगल में फिर लाल, फिर भी पीला, ब्लू, इस तरीके से लगातार चेंज होते जा रहा है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि यहां से यहां तक सारा का सारा वेवलेंथ अलग है, एक ही दूसरे को तो ये रिपीट कर रहा है। तो वेवलेंथ का भी ऑर्डर जो है, रेंज जो है वो फिक्स है, फाइनाइट है, ठीक है। ये जो है हम लोगों को मिलेगा, है ना। इस प्रकार जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है ये किस प्रकार से मिलता है, मतलब कौन से बॉडी से मिलता है ना, इसको कौन प्रोड्यूस कर सकता है। तो it can produced by heated solid liquid and compressed गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड और कंप्रेस्ड गैस को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके रेडिएशन से हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग गर्म, ठोस, द्रव या कंप्रेस्ड लोग बोल सकते हैं, इसको संप्रेषित गैस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल, तो लाइट फ्रॉम सन, फ्लेम ऑफ कैंडल और incandescent bulb can produce such type of स्पेक्ट्रम, है ना। सूर्य से निकला प्रकाश या कैंडल से क्या जो ज्वाला होता है या फिर तप्त प्रज्वलित बल्ब जो होता है उसके द्वारा जो है स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस किया जाएगा वो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। अब हम लोग दूसरे स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं जो कि है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसका जो आप ये देखेंगे, इसका जो देखेंगे आप स्पेक्ट्रम, ये कुछ चमकीले लाइन जो है वो कैरी करते हैं ना। एक पट्टी में कुछ चमकीले लाइन जो है वो ये कैरी करते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग इट कंसिस्ट सम डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस। ये कुछ स्पष्ट चमकीले लाइन कैरी करते हैं, है ना, कंसिस्ट करते हैं। इनको जो है कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में जितने भी एटॉमिक स्टेट का एटम्स जो है वो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम शो कर सकता है। ठीक है, excited state of atoms can produce such type of स्पेक्ट्रम, है ना। उत्तेजित अवस्था में जो परमाणु होते हैं या परमाणु अवस्था के कोई मतलब परमाणु अवस्था में कोई भी आपका एलिमेंट जो होता है वो उत्तेजित अवस्था में इस प्रकार का स्पेक्ट्रम शो कर सकता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्साइटेड हीलियम एटम मरकरी वेपर सोडियम
एटॉमिक हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस such type of spectrum. ओके, तो उत्तेजित अवस्था में जो हीलियम एटम हुआ, मरकरी का वाष्प हुआ, सोडियम का वाष्प हुआ, या परमाणविक हाइड्रोजन जो है इस प्रकार का वर्णपट जो है दर्शा सकता है, दिखा सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तीसरा हमारा है बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ये देखिए, जिस तरह से ये लाइन कंसिस्ट करता है उस तरीके से ये काफी चमकीला बैंड कंसिस्ट करता है ना। इट consists some distinct bright band, जैसे ये आपका स्पेक्ट्रम हुआ। तो ये कुछ बैंड कंसिस्ट करता है। अच्छा, ये किसके द्वारा होता है? तो जैसे इसमें एक्साइटेड एटम जो प्रोड्यूस करते हैं, इसमें एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे, वो इस प्रकार का जो है बैंड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं excited molecules such that H2CO NH3 ammonia etc can produce such spectrum, है ना। तो कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम जो है गर्म बॉडी, हॉट बॉडी के द्वारा होता है। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम जो है एटॉमिक एक्साइटेड एटम्स के द्वारा होता है, और बैंड स्पेक्ट्रम जो है एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कैंडल फ्लेम, सनलाइट, इंकैंडेसेंट बल्ब जो होता है, तप्त प्रज्वलित बल्ब, वो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। लाइन इमिशन की बात करें तो हीलियम एटम हुआ एक्साइटेड स्टेट में, मरकरी वेपर हुआ, सोडियम वेपर हुआ, या एटॉमिक हाइड्रोजन हुआ एक्साइटेड स्टेट में, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। बात करते हैं अगर H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ये सब एक्साइटेड स्टेट में बैंड स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये हुआ आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? देखिए समझिए ऐसे कि अगर हम लोग व्हाइट लाइट को किसी ट्रांसलूसेंट, है ना, सेमी ट्रांसपेरेंट हम लोग बोल सकते हैं,
सेमी ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, लिक्विड या गैस पर प्रवाहित करते या फ्लो कराते हैं व्हाइट लाइट को। तो डिस्पर्सन के दौरान, है ना, हम लोग स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस देखेंगे। वो डार्क लाइंस क्या है, किस कारण से होता है, तो इसमें से वो ट्रांसलूसेंट जो भी सरफेस है वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एब्जॉर्प्शन के कारण हमको कुछ डार्क लाइन जो है वो स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। और इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसको नोट कर लेते हैं। When white light pass through semi transparent, solid, liquid और gas, then some radiations are absorbed by the surface and we get some dark lines in the spectrum. The spectrum is called absorption स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब व्हाइट लाइट को हम किसी सेमी ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, लिक्विड या गैस से पास कराते हैं तो उस सरफेस के द्वारा कुछ रेडिएशन जो है, कुछ लाइट जो है, कुछ वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। और इस कारण से जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को डिस्पर्स होने के बाद प्राप्त होता है उसमें कुछ डार्क लाइन दिखाई देता है और इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, जिस तरह से आपका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और बैंड इमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम में पाए थे, उसी तरीके का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी हम लोग लाइन और जो है बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें एक्साइटेड स्टेट में था और इसमें ग्राउंड स्टेट में होगा। जब देखिए कोई भी चीज गर्म होता है ना, तो गर्म होने के बाद लाइट को इमिट करता है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और एब्जॉर्प्शन के कारण हमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपको ये क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, है ना। तो एटॉमिक स्टेट में जितने भी हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिलेंगे वो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होंगे और मॉलिक्यूलर स्टेट में जितने भी मॉलिक्यूलर स्टेट के ऑब्जेक्ट्स के कारण जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे हम लोगों को वो बैंड स्पेक्ट्रम होंगे। ओके,
हम लोग नोट करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम have line and band spectrum too ना। ये लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? तो एटॉमिक स्टेट रेडिएशन give us line spectrum after dispersion, while molecular state radiations जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के रेडिएशन से, ठीक है, CO2 के रेडिएशन से, H2 के रेडिएशन से जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, give us बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, अवशोषित वर्णपट जो है, वो भी हमें लाइन मतलब रेखीय तथा पट्टिका वर्णपट देता है। एटॉमिक स्टेट का जो रेडिएशन होता है, जैसे मोनोहाइड्रोजन जो हुआ है ना एटॉमिक स्टेट में, ठीक है, उसके कारण जो हम लोगों को, या सोडियम वेपर के कारण जो हम लोगों को रेडिएशन मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम होगा। उसी तरीके से जैसे के में पोटेशियम परमैंगनेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हुआ, इसके कारण जो रेडिएशन होगा वो अगर डिस्पर्स होता है तो उससे जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा होगा? बैंड स्पेक्ट्रम। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग किरचॉफ का रूल जो है रेडिएशन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या बताया था, देखिए समझिए ऐसे कि इन्होंने बोला था कि कोई बॉडी जो है वो रेडिएट कर रहा है ना, और उससे हम लोग बीम से डिस्पर्स करके और स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर वो गर्म है ना, वो हीट जो है काफी हीटेड है, एक्साइटेड स्टेट में, काफी गर्म अवस्था में है, और वहां पे वो रेडिएशन क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो जब रेडिएशन जब इमिट करेगा तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। लेकिन वही जैसे ठंडा होने लगेगा तो अब वो सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वही हमको कौन सा स्पेक्ट्रम देगा आफ्टर डिस्पर्सन? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यही आपका किरचॉफ्स रूल है और किरचॉफ्स लॉ जो है ना, इसके अनुसार हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम।
according to him when a hot body emit radiation and we get the emission spectrum the same body when the same body in cold रिलेटिवली हम डाल रहे हैं ना उसके रेस्पेक्ट में absorbs the radiation and thus we get the absorption स्पेक्ट्रम, है ना। एक ही बॉडी जो है जब गर्म होता है तो रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है और हम लोगों को इमिशन स्पेक्ट्रम उससे प्राप्त होता है। लेकिन वही बॉडी अगर कोल्ड होता है, ठंडा हो जाता है उसके तुलना में, तो अब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हम लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है आफ्टर डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये आपका जो है ये स्पेक्ट्रम है ना। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे फ्रॉनहोफर लाइंस। फ्रॉनहोफर लाइन क्या होता है समझते हैं। देखिए सन है, सन का एक इंटरनल पार्ट होता है कोर पार्ट, है ना। कोर पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फेयर, है ना। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो उसका बाहर वाला जो है हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, है ना। तो ये जो फोटोस्फेयर होता है, जो कि अंदर वाला पार्ट है, ये बहुत ही अधिक ऊपर के रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा गर्म होता है। ऐसे तो सन पूरा का पूरा गर्म है ना, लेकिन जो फोटोस्फेयर है ये बहुत ही अधिक गर्म होता है ना। और ये विजिबल लाइट का लगभग क्या, विजिबल लाइट का पूरा जो है वेवलेंथ वो इमिट करता है, पूरा का पूरा रेडिएशन ये इमिट करता है। ठीक है, तो जब और ये जो क्रोमोस्फेयर है ये फोटोस्फेयर की तुलना में रिलेटिवली थोड़ा ठंडा है। तो जब ये रेडिएशन ऊपर की ओर, मतलब कि क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर से निकल के क्रोमोस्फेयर की ओर जाते हैं, तो क्रोमोस्फेयर के द्वारा, है ना, कुछ रेडिएशन को, कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब हम स्पेक्ट्रम पाते हैं, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम पाते हैं, तो एब्जॉर्ब करने के कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत नंबर ऑफ डार्क लाइन जो है, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम देखे हैं कि सनलाइट से हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन उसमें देखे थे कि कुछ जो लाइन है, बहुत सारे ब्राइट लाइट के अलावे भी कुछ जो है, जितना भी वेवलेंथ वैरी कर रहा था, उसके बीच में हम लोगों को डार्क लाइन
दिखाई दे रहा था, है ना। तो ये जो डार्क लाइन है किस कारण से, क्योंकि क्रोमोस्फेयर जो है वो फोटोस्फेयर के रेडिएशन में से कुछ पार्ट को वो कुछ वेवलेंथ को वो हमेशा एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। और इस कारण से जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ डार्क लाइंस है, और उन्हीं डार्क लाइंस को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइंस। ये जो फ्रॉनहोफर लाइंस है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है किसी जगह पर भी जहां पे भी स्पेक्ट्रम, जिसका भी स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, उस जगह पे किस किस गैस की मौजूदगी है ना, कौन कौन से, मतलब डिटेल उसके पूरे इसके सर्कमस्टांस के जो है एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल, इसी के मदद से हम लोग को पता चल जाता है कि वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम का अबंडेंस है। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉनहोफर लाइन है क्या। The photosphere of sun core part emit the radiation of all wavelength visible the photosphere of sun emit the radiation of all wavelength, है ना, all possible wavelength of visible light. Okay, but the chromosphere is relatively cold than फोटोस्फेयर। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन जो है फोटोस्फेयर से when radiation are incident to chromosphere, some wavelengths are absorbed, so the spectrum having a number of dark lines ठीक है, these
dark lines are called फ्रॉनहोफर लाइंस। ठीक है, तो देखिए इसका हिंट देख लीजिए कि फोटोस्फीयर जो सन का कोर पार्ट है वो है क्या, फोटोस्फीयर। तो सन के फोटोस्फीयर के द्वारा चूंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, तो विजुअल लाइट का सभी तरंगदैर्ध्य का रेडिएशन उसके द्वारा रेडिएट किया जाता है, इमिट किया जाता है। लेकिन क्रोमोस्फीयर जो है सन का जो बाहर वाला पार्ट है वो फोटोस्फीयर की तुलना में थोड़ा ठंडा होता है। तो जब रेडिएशन जो है फोटोस्फीयर से होकर क्रोमोस्फीयर के पास इंसिडेंट करता है तो क्रोमोस्फीयर के द्वारा उसका जो सरफेस है वो उसके द्वारा कुछ तरंगदैर्ध्य को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण जो भी स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है डिस्पर्सन के बाद उसमें अधिक संख्या में हमको डार्क लाइन प्राप्त होता है ना। और यही डार्क लाइन जो है इसको हम लोग फ्रॉनहोफर लाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं अगर हम प्रोमिनेंट लाइन की, तो प्रोमिनेंट लाइन जो है अलग अलग कलर के, जैसे येलो कलर की बात करते हैं, येलो कलर में प्रोमिनेंट लाइन जो है वो डी लाइन होता है। ठीक है, अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में एफ लाइन जो है वो उसका प्रोमिनेंट लाइन होता है। और रेड कलर की बात करें तो रेड कलर में जो है वो सी लाइन जो होता है वो उसका प्रोमिनेंट लाइन होता है। जैसे सोडियम वेपर में, तो सोडियम वेपर को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बताए हुए थे, तो उसका D1 D2 लाइन जो है वो दो वेवलेंथ कैरी करता है ना। और दोनों वेवलेंथ का हम लोग दोनों वेवलेंथ का हम लोगों ने जो मीन वैल्यू निकाला वो हमको 5893.9.1 जो है वो हम लोगों को मिला, जिसको हम लोग बोले कि नहीं ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो D1 लाइन D2 लाइन जितने भी प्रोमिनेंट लाइन है D1 D2 D3 होते जाएंगे क्योंकि उसका कलर था येलो। उसी तरह से रेड में अगर आएंगे तो रेड में जो D1 D2 है उसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे क्या, रेड में हम लोग यूज करेंगे C1 C2 C3 इस तरीके से। ब्लू में बात करते हैं तो ब्लू में F1 F2 F3 है ना। तो ये हो जाता है फ्रॉनहोफर लाइन का प्रोमिनेंट लाइन। The prominent line of yellow color is D line, for blue color it is F line, and for red color it is C लाइन है ना। तो ये होता है प्रोमिनेंट लाइन फ्रॉनहोफर लाइन के बीच में। ठीक है, ये जो है फ्रॉनहोफर लाइन के स्टडी से हम लोगों को सन के सरफेस पे जो है हीलियम हाइड्रोजन कौन कौन से उसके एटमॉस्फेयर में है ये सब हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, using Fraunhofer lines we get the proper knowledge of
the substance present in sun's एटमॉस्फेयर, जैसे abundance of helium and हाइड्रोजन। फिर से समझिए कि फ्रॉनहोफर लाइन क्या है, जो फोटोस्फेयर के द्वारा जो रेडिएशन इमिट किया जाता है क्रोमोस्फेयर के द्वारा, उसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण से जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को प्राप्त होता है उसमें बहुत से डार्क लाइन प्राप्त होते हैं। उस डार्क लाइन को हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइन। इन फ्रॉनहोफर लाइंस में बहुत सारे प्रोमिनेंट लाइन होते हैं जिससे हम उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। उससे उस प्रोमिनेंट लाइन से हम लोग उस कलर का जो है एग्जैक्ट वेवलेंथ जो है वो पता करते हैं, मतलब कि उसका एवरेज, है ना, एवरेज को एग्जैक्ट मान लेते हैं। जैसे येलो कलर की बात करते हैं तो येलो कलर में प्रोमिनेंट लाइन येलो कलर में डी लाइन होता है, D1 D2 D3 D4 जितना भी होगा, है ना। ब्लू कलर में बात करें तो ब्लू कलर में प्रोमिनेंट लाइन F लाइन होता है, F1 F2 F3। अच्छा, उसी तरह रेड कलर में बात करें तो रेड कलर में ये C1 C2 C3 होता है। देखिए, जो चीज प्रैक्टिकल है वो आसानी से समझ में आता है, जो आपके सामने से होके गुजर रहा है, जिसके बारे में आप रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज आसानी से समझ में आ जाता है ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जो चीज आपके सामने आप में से बहुत सारे जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं ऑब्जर्व करते होंगे, है ना, देखते भी होंगे तो वही विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम, है ना। तो इस कारण से इसमें थोड़ा आपको तकलीफ होगा, बट आप ऐसा ये थोड़ा कोशिश कीजिए तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रॉनहोफर लाइन का, तो ये फ्रॉनहोफर लाइन का जो स्टडी है ना, आप आगे पढ़िएगा, ग्रेजुएशन में जाइए तो फ्रॉनहोफर लाइन के बारे में आप लोग पढ़िएगा डिटेल में। तो ये फ्रॉनहोफर लाइन का जो अगर स्टडी करते हैं डिटेल, तो हमको किसी भी सरफेस पे कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद है उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोगों को फ्रॉनहोफर लाइन की मदद से मिल जाता है। जैसे सन के सरफेस पे हम लोगों को हीलियम और हाइड्रोजन का जो भी देखते हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन जो होता है ना, उसमें हम लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनका जो अबंडेंस है, इनका जो मिक्सचर है, इनका जो कन्वर्जन है, वो हम लोगों को फ्रॉनहोफर लाइन से इजी वे में मिल जाता है। तो ये हम लोगों के पास फ्रॉनहोफर लाइंस का हो गया डिटेल। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर और डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग समझ लेते हैं कैसा है ना, थ्योरेटिकल टर्म है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। और हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में एक फॉर्मूला का यूज कर देंगे जो कि डेविएशन और डिस्पर्सन के रिगार्डिंग होगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो 3 तरह का कंपोनेंट, इसका यूज जो है हम लोग किसी भी स्पेक्ट्रम को प्रॉपर तरीके से रीड करने के लिए करते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। और इसका यूज करके हम लोग किसी प्रिज्म का या किसी मटेरियल का या किसी लिक्विड का जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे होता है, तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक पहला कंपोनेंट होता है आपका कोलिमेटोड, है ना, और दूसरा जो है वो आपका होता है प्रिज्म टेबल, जिस पे हम लोग प्रिज्म को होल्ड कर सके, और तीसरा होता है आपका टेलीस्कोप। ओके, तो हम लोग जब कोलिमेटोड से हम लोग पैरेलल बीम, ये इसका यूज करते हैं हम लोग पैरेलल बीम को प्रोड्यूस करने, मतलब कि पास कराने के लिए। तो पैरेलल बीम को हम लोग कोलिमेटोड के द्वारा जो है वो ये प्रिज्म पर हम लोग आपतित कराते हैं, वहां से स्पेक्ट्रम जो बनता है। तो हम लोग जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के द्वारा जो है हम लोग डेविएशन जो है रीड करते हैं, और प्रिज्म का जो एंगल है वो रीड करते हैं। प्रिज्म का एंगल जब हम लोग को पता चल गया और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों को जब मिल गया टेलीस्कोप की सहायता से, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं
प्रिज्म फार्मूला के द्वारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अगर हम बात करते हैं लिक्विड का कैसे करेंगे, तो लिक्विड के लिए हम लोग क्या करते हैं, काफी पतले जो है ग्लास का या ट्रांसपेरेंट कोई भी सरफेस का एक प्रिज्म लेते हैं, हॉलो प्रिज्म, और उसमें हम लोग लिक्विड को डाल देते हैं। अब उस लिक्विड के द्वारा जैसे पहले अरेंजमेंट था उसी प्रकार से, है ना, फिर से हम लोग लाइट को प्रवाहित करते हैं। लाइट प्रवाहित करने के बाद जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा तो उसका डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रिज्म एंगल कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग फिर प्रिज्म फार्मूला का यूज कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन स्पेक्ट्रोमीटर का और डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप का देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे ह्यूमन आईपी मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ओके, पहले इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज कर हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, है ना, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिज्म एंगल का को मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन का निकाल इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इसको नोट करते हैं हम लोग। It is an instrument which is used to obtain प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू calculate, it is also used to calculate the refractive index of मटेरियल। ठीक है, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग शुद्ध वर्णपट प्राप्त करने हेतु करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग, है ना, इसका उपयोग हम लोग उस मटेरियल का, जिस मटेरियल का प्रिज्म है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक को के गणना हेतु भी करते हैं, है ना। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इट कंटेन्स three components। पहला कॉलीमेटर, दूसरा प्रिज्म टेबल, एंड थर्ड, तीसरा जो है वो है आपका टेलीस्कोप। ठीक है, ये 3 प्रकार का कंपोनेंट्स जो है वो कैरी करता है। ये जो कोलीमेटोड है इसका यूज हम लोग पैरेलल बीम को प्रोड्यूस मतलब कि इससे हम लोग पैरेलल बीम जो है प्रिज्म पर इंसिडेंट कराते हैं। यूजिंग
we make the parallel beam incident on prism incident on prism which produce which is observed by telescope using A and डेल्टा। ये क्या है? प्रिज्म एंगल डेल्टा क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। we can calculate the refractive index of prism using prism फॉर्मूला। ठीक है, कॉलीमेटर का यूज करके हम लोग पैरेलल बीम को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराते हैं जो कि डेविएट कर देता है रे को, और उस डेविएशन को हम टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। अब हमारे पास डेविएशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोगों को पता है, उसका यूज करके हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला का यूज करके प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग वाटर ऑलो प्रिज्म में वाटर डाल के और सेम प्रोसेस को अपनाकर हम लोग वाटर का या फिर जो भी लिक्विड हम लोग डालें है ना, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको स्पेक्ट्रोमीटर। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप की, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या होता है? तो देखिए ये जो है इसका भी यूज हम लोग जो है प्योर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए तथा बिना डेविएशन का डिस्पर्सन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें n नंबर ऑफ क्राउन ग्लास एंड n-1 नंबर ऑफ, मतलब कि जितना नंबर ऑफ क्राउन ग्लास होगा उससे एक संख्या कम होगा फ्लिंट ग्लास का, उसका यूज करके और हम लोग एक ट्यूबलर शेप बनाते हैं। जैसे क्राउन फ्लिंट, क्राउन फ्लिंट, क्राउन तो देखिए, तो 4 क्राउन है और 3 फ्लिंट है, मतलब n नंबर ऑफ n रहेगा आपको क्राउन और n-1 क्या फ्लिंट, और शेप क्या रहेगा इसका ट्यूब के शेप में। ओके, तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्योर
प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए तथा बिना डेविएशन का डिस्पर्सन प्राप्त करने के लिए। It is used to obtain pure spectrum it is also used to obtain dispersion without deviation, है ना। It contains an crown prism and n-1 flint prism in से। तो देखिए हम लोग देखे हुए थे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का केस। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन के केस में हम लोगों ने देखा था म्यू -1 इंटू ए बराबर माइनस म्यू डैश -1 इंटू ए डैश। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या n और इसकी संख्या कितनी है? n-1। तो हम वो लिख सकते हैं n इंटू म्यू -1 इंटू ए बराबर 1 माइनस n माइनस से इससे मल्टीप्लाई कर दें इंटू म्यू डैश -1 इंटू ए डैश। ये डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए है ना, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, सॉरी डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का केस है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ह्यूमन आई मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इंटर करेंगे, है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई का डायग्राम पढ़ेंगे, उसके कुछ जरूरी कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, उन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद जो जरूरी है वही डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके।